नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ आर्मी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराया था। उसी के क्रम में आज फिर से कुछ प्रश्नों को लाया हूं। चलिए देखते हैं उस प्रश्नों को। देखिए, 63 नंबर है। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। 48 वर्ग मीटर है। तो उसकी ऊंचाई, यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई कितना है, 5 मीटर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर हो, तो कमरे का आयतन बताइए। कमरे का आयतन बताइए कितना होगा। 220 मीटर की होगा, 230 मीटर की होगा, कि 240 मीटर की होगा, कि 250 मीटर की होगा। कितना होगा बताइए आप लोग। चलिए देखिए, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग मीटर। कितना दिया है, 48 वर्ग मीटर। कमरे का आयतन पूछा है। कमरे का आयतन कितना होता है बताइए। देखिए, कमरे का आयतन जो होता है, कमरे का आयतन जो होता है वो होता है फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल मतलब कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या होती है, गुणे ऊंचाई। यही होता है कमरे का आयतन होता है। अब देखिए क्या है इसमें। देखिए, ऊंचाई दिया है कितना, ऊंचाई दिया है 8 मीटर। क्या दिया है, 8 मीटर। और क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल दिया है, फर्श का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग मीटर। 48 वर्ग मीटर, तो इसी में रख दीजिए। फर्श का क्षेत्रफल दिया है 48 वर्ग मीटर, गुणे ऊंचाई दिया है 8 मीटर। 8 मीटर, तो इसको आपस में गुणा करा दीजिए। कितना होगा बताइए, कितना होगा बताइए। ये 5 है, यहाँ कितना है, 5 है। क्या है, 5 मीटर है। 5 मीटर है। बताइए आप लोग। आप गुणा कराइए, कितना आएगा। 5 में 48 से गुणा करिए। 5 अठे 40, 40 का जीरो हाथ लगा 4, फिर 5 चौक 20, 20 और 4 24। कितना होगा, 240। 240 देखिए, मीटर स्क्वायर है और मीटर क्यू है। मीटर स्क्वायर और मीटर क्यू में जब गुणा होगा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और मीटर में जब गुणा होगा क्या होगा, मीटर क्यू हो जाएगा। कितना होगा, मीटर क्यू होगा। 240 मीटर क्यू, 240 मीटर क्यू। ऑप्शन नंबर 7, 240 मीटर क्यू। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है 64 नंबर। क्या है, 64 नंबर। 10% लाभ पर एक वस्तु को, 10% के लाभ पर एक वस्तु को 495 रुपए में बेचने पर, 495 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य क्या होगा बताइए। क्रय मूल्य क्या होगा। इसका एक सूत्र होता है। क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य गुणे 100। अगर लाभ है तो प्लस लाभ लिखेंगे, अगर लाभ है तो प्लस लाभ लिखेंगे, अगर हानि है तो माइनस हानि लिखेंगे, बटे 100। ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है विक्रय मूल्य के। ये बराबर होता है विक्रय मूल्य के। अब देखिए, यहाँ दिया है 495 रुपए में बेचने पर।
बेचने पर मतलब विक्रय हो रहा है। क्या हो रहा है? विक्रय हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य का दाम कितना है? विक्रय मूल्य का दाम कितना है? 495 रुपए। कितना है? 495 रुपए। लेकिन 10% लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट कितना है? लाभ परसेंट है 10 रुपया। 10%। लाभ परसेंट कितना है? 10%। इसी में रख दीजिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य नहीं मालूम है। क्रय मूल्य को हम यक्स मान लेते हैं, गुणे 100। लाभ है, लाभ कितना है? लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कितना है? 10%। यहाँ 10 जोड़ दीजिए। 100। विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 495 रुपया। 495 रुपया। इसको सॉल्व करिए, कितना होगा? यहाँ से 100 में 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 110/100 यक्स बराबर कितना होगा? 495 होगा। इसको काटिए, कितना होगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा। 11 से 11 चौक यहाँ, क्योंकि एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद होगा यक्स बराबर होगा 495 गुणे 10/11 होगा। अब काटिए, 11 से 11 काट दीजिए। 11 चौक 44। यहाँ कितना बचा? 5 बचेगा, तो यहाँ 55 हो जाएगा। 11 पचे 55। तो यक्स का मान कितना होगा बताइए? यक्स का मान होगा 450 रुपये। कितना होगा? 450 रुपये। कितना होगा? 450 रुपये। ऑप्शन नंबर सा है, 450 रुपये। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, 65 नंबर है। 64/15। ये क्या है? समानुपात। 64/15 समानुपाते 128। अनुपाते का मतलब मान इसका क्या होगा बताइए? इसका मान क्या होगा? चलिए देखिए, दिया है 64/15 समानुपाते 128। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम यक्स मान लेते हैं, इसका मान यक्स है। तो इसको देखिए, बाह्य पदों, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? बाह्य पदों का गुणा और अंतः पदों का गुणा। बाह्य पदों का गुणा और अंतः पदों का। बाह्य पद कौन कौन से? 64 गुणे यक्स होगा बराबर अंतः पद क्या है? 15 गुणे 128 होगा। अब इसको यक्स का मान हमें पता करना है, तो इसको लिख लिख लीजिए। 15 गुणे 128। इधर देखिए 64 है, गुणे के रूप में इधर है, तो इधर नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा, बटे 64 हो जाएगा। इसको काटिए, 64 से काटिए। 64 के 64, 64 दूना क्या होगा? 128। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा? 15 गुणे 2। तो यक्स बराबर क्या होगा? 15 दूना 15 गुणे 2 होगा। 15 दूना कितना होगा? 30। 15 गुणे 2 मतलब 15 दूना 30। क्या होगा? 30 होगा। यक्स का मान क्या होगा? 30 होगा। ऑप्शन नंबर द 30। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा बताइए क्या होगा? चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है 66 नंबर है। 64 नंबर, सांख्यिकी का सर्वोत्तम परिभाषा हो किसने दिया था बताइए? सांख्यिकी का सर्वोत्तम परिभाषा किसने दिया था बताइए आप लोग? सांख्यिकी का सर्वोत्तम परिभाषा किसने दिया था? देखिए, जो सांख्यिकी है, इसका जो सर्वोत्तम परिभाषा किसने दिया था बताइए?
सांख्यिकी का सर्वोत्तम परिभाषा किसने दिया था? लाविट ने दिया था। यहाँ देखिए लाफर है ना, लाफर जो गलत है, यहाँ लाविट है। क्या है? लाविट। क्या किसने दिया था? लाविट। लाविट महोदय ने दिया था। किसने दिया था? लाविट महोदय ने। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा देखिए। दूसरा 67 नंबर है। सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं, सांख्यिकी के पिता कौन कहलाते हैं? बार्नौली कहलाते हैं, कि टिम्पेट कहलाते हैं, कि सेल्विट्स कहलाते हैं, कि एनुवाल्ड कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं बताइए? सांख्यिकी के पिता कौन कहलाते हैं बताइए? बर्नौली कहलाते हैं, टिम्पेट कहलाते हैं, सेल्विट्स कहलाते हैं, एनुवाल्ड कहलाते हैं? कौन कहलाते हैं बताइए? 67 नंबर। देखिए कौन कहलाता है? एनुवाल। एनुवाल्ड कहलाते हैं। कौन कहलाता है? एनुवाल्ड कहलाते हैं। चलिए दूसरा देखिए। अड़सठ नंबर है। 68 नंबर, यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है तो यक्स का मान क्या होगा? समांतर माध्य क्या होता है बताइए आप लोग? समांतर माध्य का सूत्र क्या है? समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग, मतलब जितना संख्या, पदों या संख्या, मतलब जितना संख्या दिया हो या पद दिया है उसका, पदों का योग, उसका योग बटे संख्या। पदों की संख्या क्या होती है? पदों की संख्या। यही होती है समांतर माध्य का सूत्र होता है। समांतर माध्य का सूत्र देखिए दिया है, यदि 2, 3 और यक्स का समांतर माध्य 3 है। समांतर माध्य देखिए 3 दिया है तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 3 लिख दीजिए। 3 बराबर क्या है? पदों का योग मतलब 2, 3 और यक्स, इसको हम जोड़ लेंगे। पदों का योग मतलब जोड़ लेंगे। 2 + 3 + यक्स। पदों की संख्या कितनी दी है बताइए? यही संख्या है, 1, 2, 3। कितनी है? 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ त्रिया का गुणा करा दीजिए। 3 × 1 = 3, 3 × 9 बराबर 2 और 3 = 5 होगा, और यक्स प्लस यक्स हो जाएगा। या यक्स बराबर क्या होगा बताइए? इधर 9 है और इधर 5 चला जाएगा। 5 इधर देखिए प्लस है ना, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, -5। तो यक्स बराबर क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 9 में से 5 गया 4। पदों यक्स का मान क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर आ क्या होगा? 4। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है 69 नंबर है। अंडर रूट, ये सब अंडर रूट में, अंडर रूट 32 × 4 × 18 का मान क्या होगा बताइए? अंडर रूट 32 × 4 × 18 का मान क्या होगा? 48 होगा, 84 होगा, 16 होगा, कि 64 होगा? बताइए क्या होगा? चलिए इधर देखिए, है अंडर रूट 32 × 4 × 18, यही है ना? इसको सॉल्व करिए, इसको और छोटा करिए, छोटा नहीं इसका गुणनखंड करिए। 32 का गुणनखंड क्या होगा? क्या होगा बताइए? इसको हम लिख सकते हैं 16 × 2। क्या लिख सकते हैं? 16 × 2। 32 को हम लिखेंगे, 32 को क्या लिखेंगे? 16 × 2
गुणे 4 को हम 4 को ऐसे लिख दे रहे हैं, गुणे 18 को हम क्या लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 2 गुणे 9, क्या लिखेंगे 2 गुणे 9। अब देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, यहीं पे लिख दीजिए। 16 को क्या लिखेंगे 4 गुणे 4। अब देखिए अंडर रूट में अगर कोई भी संख्या पेयर मतलब जोड़े के रूप में है तो उसको हम उसमें से एक संख्या हम बाहर निकालते हैं, उसमें से हम एक संख्या बाहर निकालते हैं। और 9 को क्या लिखेंगे, 9 को 3 गुणे 3 लिख दीजिए। अब देखिए पेयर के रूप में कौन सी है, देखिए 4 गुणे 4 एक पेयर ए बन गया, और इसको 2 को भी लिख दीजिए। चलिए देखिए इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं सब। यहाँ होगा 4 गुणे 4 गुणे 2, यहाँ देखिए 2 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 लिखेंगे, प्लस 1 2 है तो 2 गुणे 3 गुणे 3, यही है ना। अब देखिए पेयर बनाइए, एक 4 का पेयर बन गया, एक 2 का पेयर बन गया, एक 2 का और बन गया पेयर, एक 3 का पेयर बन गया। इसको आप बाहर निकाल लीजिए, अंडर रूट के रूप में है ना, तो इसको बाहर निकालिए। एक यहाँ से 4 आ जाएगा बाहर, एक 2 आ जाएगा, एक 2 और आ जाएगा, और एक 3 आ जाएगा, सही तो आएगा। 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, कितना होगा 16 तिया 48। इसका गुणनखंड करेंगे कितना होगा 16 तिया 48, ऑप्शन नंबर आ 16 तिया 48, कितना होगा 48 होगा। चलिए दूसरा देखिए, देखिए 4 समानुपाती पदों में, समानुपाती में कितने पद होते हैं, अभी कल बताया था, बताइए समानुपाती पद में, समानुपाती पदों में कितने पद होते हैं। समानुपात में, समानुपात, समानुपात में 4 पद होते हैं, कितने होते हैं 4 पद होते हैं। अब देखिए इसमें दिया है मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल 36 है, मतलब इसमें 4 पद होते हैं। मान लीजिए एक पद 1 गुणे ऐसे तो होता है, इसको हम पी क्यू के रूप में मान ले रहे हैं, पी पी अनुपाते क्यू समानुपाते, ये समानुपात है, आर अनुपाते यस, पी अनुपाते क्यू समानुपाते आर अनुपाते यस। अब देखिए इसके मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद मतलब यही है, ये दोनों मध्य गुणनफल मतलब क्यू और आर, इसका मान दिया है 36, मतलब क्यू और आर का मान कितना दिया है 36 दिया है। वाह पदों में से एक पद, कोई भी एक पद ले लीजिए, चाहे पी ले लीजिए चाहे यस ले लीजिए, मतलब हम पी मान ले रहे हैं, पी का मान कितना दिया है 3 दिया है, कितना दिया है 3, तो यस का मान मतलब दूसरे, देखिए यहाँ क्या लिखा है वाह पद में, मतलब दूसरा वाह पद क्या होगा, दूसरा देखिए ये तो यही तो वाह पद है, यही दोनों तो है, तो यस एक वाह पद हो गया, तो यस का मान मतलब पूछ लीजिए, यस का मान पूछा है, यस का मान हमें नहीं मालूम है, मान लीजिए इसी को मानना है, तो निकालिए वाह पद मतलब क्यू गुणे आर बराबर क्या होगा पी गुणे यस होगा। क्यू और आर का मान कितना दिया है 36 दिया है, और पी का मान दिया है 3 गुणे यस का मान हमें नहीं मालूम है, तो यस कर दीजिए, ये यस है 5, इसको मत लिखिएगा, इसको हम यक्स मान ले रहे हैं, नहीं तो आप लोग 5 लिख देंगे, इसको हम यक्स मान लीजिए, क्या मानेंगे यक्स मानेंगे। अब यहाँ से गुणा करिए, यक्स का मान क्या होगा बताइए, यहाँ देखिए इधर गुणे के रूप में है, यक्स के पहले गुणे के रूप में है 3, तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा भाग के रूप में, मतलब 36/3 हो जाएगा, 3 से काटिए 3 के 3, 3 बढ़ाइए में 36,
मतलब यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा 12। इसमें सा वाला क्या होगा 12 होगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा क्या है बताइए। 71 नंबर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है यदि समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताइए। अच्छा बताइए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए आप लोग, उसका सूत्र क्या होता है। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार, आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए यही समकोण त्रिभुज है, इसका मान 90 डिग्री है। ये क्या है लंब, ये क्या है ऊंचाई, ये क्या है इसका ए बी सी। इसमें ए भी क्या है, ए भी इसकी ऊंचाई है। ए भी क्या है इसकी ऊंचाई। और बी सी क्या है, बी सी इसका आधार है। क्या है आधार है। अब देखिए दिया है इसमें समकोण यही दिया है समकोण का त्रिभुज का मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर इसको कर देंगे तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें देखिए आधार की लंबाई क्या दिया है, आधार की लंबाई दिया है 4 सेंटीमीटर। आधार की लंबाई दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 12 सेंटीमीटर। मतलब जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है वो उसका मान क्या है 12 हमें दिया है, बराबर 1/2, 1/2 गुणे आधार क्या है, आधार की लंबाई कितना है 4। देखिए कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई दिया है। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। देखिए ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई का मान लीजिए यच, ऊंचाई को हम मानेंगे यच। अब देखिए यहाँ 2 है, 2 से काटिए, 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2h बराबर हो जाएगा 12। 2h बराबर हो जाएगा 12। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 12/2। क्या हो जाएगा 12/2। क्या हो जाएगा 12/2। तो h बराबर क्या होगा 2 छके 12। h बराबर क्या होगा 12। h बराबर क्या होगा 6 होगा, सॉरी h बराबर क्या होगा 6। लेकिन देखिए सेंटीमीटर में है सब, सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। क्या होगा सेंटीमीटर में, मतलब 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए, दूसरा 72 नंबर देखिए। 72 नंबर है, किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है। बताइए किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि क्या होती है दोगुनी, कब होगी दोगुनी, कितने वर्षों में होगी बताइए। 5 वर्षों में होगी, 6 वर्षों में होगी, कि 10 वर्षों में होगी, कि 15 वर्षों में होगी। जो किसान है, किसान विकास पत्र में जब अपनी राशि लगाती है वो 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में 10 वर्षों में दोगुनी होती है। कितने वर्षों में 10 वर्षों में दोगुनी होती है। दूसरा देखिए, देखिए इसमें पूछा ब्याज अर्धवार्षिक हो, अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर क्या होती है बताइए। तो दर क्या हो जाएगी, अगर ब्याज ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर क्या होगी बताइए।
देखिए अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है? जो अर्धवार्षिक होगा, अगर पूछेगा ब्याज अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक मतलब क्या है? 6 महीने पर ब्याज लगेगा, मतलब 6 6 महीने पर लगेगा। एक वर्ष में 12 महीना होता है, वार्षिक है लेकिन अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने पर ब्याज लगेगा। मतलब जो ब्याज लगेगा, ब्याज की दर जो हो, मतलब ब्याज लगेगा वो 6 6 महीने पर लगेगा। मतलब एक बार 6 महीने पर लगेगा, उसके बाद फिर 6 महीने पर लगेगा, उसके बाद फिर 6 महीने पर लगेगा, उसके बाद फिर 6 महीने पर लगेगा। मतलब जो अर्धवार्षिक में मतलब एक वर्ष में जो ब्याज लगेगा, एक वर्ष में ब्याज 2 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा? 2 बार। जब एक वर्ष में ब्याज 2 बार लगेगी तो दर कितनी लगेगी? मतलब दर क्या होगी? दर उसकी आधी हो जाएगी। मतलब दर भी जो लगेगा वो 2 बार लगेगा, मतलब आधा आधा, मतलब उसकी आधी हो जाएगी। तो दर क्या होगा? दर भी आधी हो जाएगी। क्या होगी? आधी होगी। बा दर आधी हो जाएगी। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है, कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? बताइए। कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? बताइए। 4% की दर से होगी, कि 6% की दर से, कि 8% की दर से, कि 12% की दर से? बताइए कौन सा सही होगा? देखिए दिया है दर, मतलब टी का मान दिया, मतलब 12 वर्ष। समय क्या है? समय, जो समय है उसका मान कितना है? 12 वर्ष। उसका मान क्या है? 12 वर्ष। देखिए दिया है वर्षों में, मतलब 12 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। मतलब हम मान लीजिए अगर हम मूलधन यक्स माने हैं, हम मान लीजिए अगर मूलधन हम यक्स मानते हैं, तो वह 12 वर्षों में क्या हो जाएगा? 2 गुना, मतलब 2 यक्स हो जाएगा। मतलब अगर मूलधन हम हमारा यक्स होगा, अगर हम मूलधन अपना पी मानते हैं, पी मान लीजिए मूलधन हमारा अगर पी है, तो 2 वर्षों में, देखिए 12 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, मतलब 12 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। मतलब जो मिश्र धन होगा, मिश्र धन, वो कितना हो जाएगा? 2 गुना, मतलब 2 गुणे पी, मतलब 2 पी हो जाएगा। मतलब 2 पी हो जाएगा। अब इसमें से हमें एसआई निकाल लीजिए। एसआई, एसआई मतलब साधारण ब्याज। एसआई मतलब साधारण ब्याज। एसआई मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है ए मतलब मिश्र धन, माइनस पी मतलब मूलधन, माइनस पी मतलब मूलधन। ये क्या है? ये मिश्र धन है, और ये क्या है? ये मूलधन है। तो ए का मान क्या है? ए का मान क्या है? देखिए ए का मान 2 पी है, मतलब 2 पी माइनस पी। पी का मान पी है, माइनस मतलब पी। तो इसका मान क्या होगा? एस आई का मान क्या होगा? पी हो जाएगा। मतलब जो हमारा एस आई होगा वो कितना होगा? पी हो जाएगा। तो सूत्र होता है, एस आई बराबर होता है, मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है पी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100। यही होता है। इसी पे रख दीजिए। पी का मान क्या है? पी का मान क्या है? पी है। पी का मान लेकिन पहले एस आई दिया है, एस आई दिया है पी बराबर, पी का मान क्या है? पी है, गुड़े, या देखिए पी का मान पी है, गुड़े
आर का मान क्या है, आर का मान नहीं है वही पूछा है तो आर लिख दें। उसके बाद टी, टी का मान क्या है 12 वर्ष है, बराबर 12 वर्ष। उसके बाद बटे 100 कर दीजिए। देखिए पी से पी कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 12 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन गलत तो नहीं है। चलिए देखिए पी आर मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा 100/12, 100/12 या 12 × 8 96, 4 12 96 4 मतलब 40 होगा, 12×3 = 36, 12×3 = 36, इतना परसेंट मतलब 8.33%। देखिए यही नज़दीक है, 8% यही नज़दीकी है, इसी को मान लीजिए 8% होगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा दिया है 4 महीने में ₹50 का 1 पैसा प्रति रुपये प्रति महीने की ब्याज दर से ब्याज क्या होगा बताइए। 4 महीने में 50 रुपए का, बताइए आप लोग। चलिए देखिए 4 महीने में 50 पैसा, 50 रुपए का 1 पैसा प्रति रुपए की दर से। देखिए 4 महीना मतलब दिया है, समय क्या दिया है, 4 महीना दिया है, समय 4 महीना दिया है। इसको हम साल में बदलेंगे, 4/12 हो जाएगा, मतलब एक साल में 12 महीना होता है ना, तो 4 महीने में कितना होगा, 4 महीने में 4 × 4 = 4×3 = 12 मतलब 1/3 साल होगा, साल होगा, वर्ष। अब दिया है ₹50 मतलब मूलधन दे दिया है, मूलधन दिया है, मूलधन दिया कितना 50 रुपया। अब दिया है 1 पैसे प्रति रुपये मतलब 1 पैसे प्रति रुपये महीने क्या, मतलब 1 पैसा मतलब 1 रुपया 1 पैसे प्रति रुपये प्रति महीने मतलब एक जो रुपये होगा वो, 1 रुपया जो होगा वो 1 महीने के लिए होगा, 1 महीने के लिए होगा। तो जो 12 मतलब 12 महीना है, हमें साल में निकालना है, वर्ष में निकालना है, तो 12 महीने में कितना होगा, 12 महीने में होगा 12 × 1, एक क्या हो जाएगा रुपया, मतलब जो होगा ब्याज परसेंट होगा। और देखिए प्रति रुपया है, ये मतलब ये पैसे में आएगा, ये किस में आएगा, पैसे में आएगा, मतलब एक जो ये है पैसा है, पैसा मतलब पैसा। और इसको हम मतलब प्रति पैसे प्रति रुपए में मतलब 1/100 मतलब 12%। यहाँ एक 12 महीने का कितना हो जाएगा, दर क्या होगा 12% होगा, क्या होगा 12% होगा, 12% होगा। तो जो हमें दर मालूम हो गया आर बराबर 12%। अब इसको सूत्र में रख दीजिए, यस आई बराबर होता है P × R × T/100 होगा। P का मान क्या है 50 रुपया है, R का मान क्या है, R का मान कितना है 1/3, कितना है 1/3 गुणे आर का सॉरी समय का मान क्या है 1/3 और आर का मान क्या है 12 /100 मतलब 300, यहाँ से गुणा कर दीजिए। 300 गुणा करेंगे तो कितना होगा बताइए, 1 शून्य से 1 शून्य का सिर्फ 5 × 5 = 5 × 6 =
30, 6 के 6, 6 दूना 12। जो हमें एस आई का मान आया है वो कितना है, मतलब साधारण ब्याज कितना है, 2 रुपया हुआ। कितना है, 2 रुपया है, 2 रुपया। कितना है, 2 रुपया है। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा नंबर है 1,000 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर। पी मतलब मूलधन कितना है, 1,000 रुपया। कितना है, 1,000 रुपये। 10% ब्याज की दर, दर क्या है, दर मतलब आर। आर का मान क्या है, 10% है। समय क्या दिया है, 2 वर्ष। समय क्या है, 2 वर्ष है। समय क्या है, 2 वर्ष है। समय क्या है, 2 वर्ष। पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर। पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, बताइए, सूत्र बताइए। पहले हम उस पहले हम क्या निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। ए बराबर होता है P1 प्लस आर मतलब दर बटे 100 इंटू समय, समय मतलब टी। इसमें रख दीजिए। पी का मान क्या है, 1,000 रुपया। 1,000 गुणे 1 प्लस आर का मान क्या है, 10% है, 10/100। टी का मान क्या है, 2 वर्ष है। इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। एक हजार, ये देखिए 1, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 10 1 10 1 11, 11/10 मतलब 11/10 की पावर 2 मतलब 11 का गुणा 2 बार। 11 का गुणा कितना, 2 बार, बटे 10 की गुणा 2 बार। क्या होगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। तो यहाँ क्या आ जाए, 11 11 में 121। कितना होगा, 121। 10 गुणे 121, 121। इसका मान क्या हो जाएगा, 1210। इसमें 10 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 1210। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मिश्र धन आ जाएगा। क्या होगा, मिश्र धन। मिश्र धन है। तो मूलधन हम कैसे निकालेंगे, मूलधन निकालिए। मूलधन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन, माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना है, मिश्र धन 1210 आया है। कितना होगा, 1210 माइनस मूलधन कितना है, मूलधन है 1,000। मूलधन कितना है, 1,000। इसमें से इसको घटाइए, कितना होगा बताइए, 1,000। 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210। क्या आ जाएगा, 210 चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 210। अब साधारण ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज क्या होता है बताइए। साधारण ब्याज होता है दर मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है, 1,000 रुपये। कितना है, 1,000। दर क्या है, 10% है। टी क्या है, 2 वर्ष है, बटे 100। 100 से 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। देखिए यहाँ 10 दूना 20, 20 10 दूना 20 और 20 में गुणा करेंगे 10 से, 20 में गुणा करेंगे 10 से, मतलब कितना आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 रुपये। क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर पूछा हमें, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण
ब्याज पूछा है। अब इसमें रख दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 210 है, माइनस साधारण ब्याज कितना है, 200 है। इसको लगाइए, 210 में से 200 घटाइए, कितना होगा, 10 रुपया हो गया। कितना होगा, 10 रुपया। ₹10 का 10% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बताइए। ₹100 का 10% चक्र प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज क्या होगा। इधर देखिए, इसका होता है, ये देखिए, ये पी है, कितना है, मूलधन। मूलधन ए दिया है, दर ए दिया है, और समय कितना है, 1 वर्ष है। समय क्या है, 1 वर्ष। ये सब दिया है, इसको रख दीजिए हमें। ए बराबर होता है पी, पी का मतलब मूलधन, 1 प्लस दर बटे 100 गुणे समय। गुणे क्या होता है, समय, पावर समय। तो हमें मिश्र धन का मान निकालिए। पी बराबर क्या है, 100 रुपया। पी बराबर क्या है, 100 रुपया है। 1 प्लस दर क्या है, कितना, 10% बटे 100। समय क्या है, 1 वर्ष। 1 वर्ष है, इसको निकालिए। यहाँ से 100 गुणे, देखिए, 100 एक के 100 एक, 110। 100 के 100, 100 में 10 जोड़ेंगे, कितना होगा, 110 बटे 100। एक ही वर्ष ना, तो एक बार होगा। 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 110। 110 क्या आया है, 110 आया है मिश्र धन। क्या आया है, मिश्र धन आया है। हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। अभी चक्रवृद्धि ब्याज इसके पहले बताए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए मतलब मिश्र धन, माइनस पी मतलब मूलधन। ए का मान क्या है, 110, और पी का मान मतलब, पी का मान क्या है, 100 रुपया है। यही देखिए, पी मतलब मूलधन का मान है 100 रुपया। 110 में से 100 घटाएंगे, कितना होगा, 10 रुपया होगा। कितना होगा, 10 रुपया। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा देखिए, 78 नंबर है। यदि, ये क्या हुआ, यदि प्रेक्षणों की संख्या 13, यदि प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 13 है। यदि प्रेक्षणों की संख्या 13 है तथा उनका माध्य 9 है, तो उनका योगफल क्या होगा, बताइए। देखिए, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है संख्या का योगफल। क्या होता है, संख्या का योगफल बटे संख्या, मतलब कितनी संख्या दी है, कितनी संख्या दी है। अब देखिए क्या दिया, माध्य दिया है, माध्य, उनका माध्य 9 है। माध्य कितना दिया है, 9 है, तो यहाँ 9 लिख लीजिए। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 13 है, तो उनका योगफल पूछा है। उनका योगफल हम मान ले रहे हैं x है। उनका योगफल लिख ही लीजिए। योगफल नहीं दिया, योगफल लिख ले रहे हैं, बटे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 13 है, तो योगफल बराबर क्या होगा, योगफल बराबर होगा, इधर देखिए 13 इधर हो जाएगा, इसका बटे कर देंगे तो योगफल त्रिया का गुणा हो जाएगा, कितना होगा, 13 गुणे 9 होगा। कितना होगा, 13 गुणे 9, 13 9 117। कितना होगा, 13 9 117। ऑप्शन नंबर आ, 13 9 117 होगा। चलिए दूसरा देखिए।
दूसरा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। 6 है, 5.5 है, 7.5 है कि 10 है, बताइए। देखिए प्रथम संख्याओं का माध्य हम कैसे अभी निकाले हैं। माध्य बराबर होगा योगफल बटे संख्या, योगफल बटे संख्या, यही माध्य होता है। समांतर माध्य, माध्य या औसत, यही सब होता है। अब देखिए 10 प्राकृतिक संख्याओं का पहले हम योगफल निकालेंगे। 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा बताइए। इसका सूत्र ये होता है, अगर योगफल निकाला हो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होता है बताइए। n इंटू n प्लस 1/2, यही होता है। क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1/2। तो इसमें से देखिए 10 प्राकृतिक संख्या है, एक है प्राकृतिक संख्या, कितना है 10, प्रथम 10 मतलब n बराबर कितना होगा, यहाँ n बराबर हो जाएगा 10, n बराबर कितना होगा 10। तो यहाँ निकालिए योगफल बराबर क्या होगा 10 गुणे, देखिए n प्लस 1 करेंगे तो 10 में 1 जुड़ जाएगा 11 है, 11/2 हो जाएगा, 2 के 2, 2 पचे 10, मतलब कितना हो जाएगा 11 पचे 55। जो इसका योगफल होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होगा वो कितना हो गया 55 हो गया। कितना हो गया 55। अब उसमें देखिए दिया है संख्या, मतलब कितनी संख्या है, 10 ही संख्या है। प्रथम 10 पूछा ना, तो 10 संख्या है, तो संख्या का मान कितना होगा 10 होगा। अब इसमें से भाग दे दीजिए, एक अंक पे दशमलव, एक देखिए बटे 10 है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, कितना होगा 5.5 होगा। कितना होगा 5.5, ऑप्शन बा 5.5 होगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा नंबर है 80 है। यदि किसी बंटन का परास 50 है और वर्ग अंतराल 10 है, तो वर्गों की संख्या क्या होगी बताइए। देखिए इसका होता है बंटन का परास बराबर होता है, परास बराबर होता है वर्गों की संख्या, वर्गों की सॉरी वर्गों का अंतराल बटे वर्गों की संख्या, वर्गों का अंतराल बटे वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या, यही होता है। देखिए परास कितना दिया है 50 दिया है, वर्ग का अंतराल कितना है 10 है, वर्गों की संख्या क्या है नहीं दिया है, इसको हम यक्स मान लेते हैं। कितना है यक्स मान लेते हैं। तो यक्स बराबर क्या होगा, त्रिज्या का गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यहाँ कितना होगा 50 मतलब 50 बटे 10। कितना होगा 50 बटे 10। अंतराल अच्छा 10 दिया है, सही। अच्छा वो गलत लिख दिए हम सूत्र। देखिए वर्गों की संख्या बराबर होता है वर्गों की संख्या बराबर होता है परास परास बटे अंतराल। क्या होता है परास बटे अंतराल होता है, ये होता है। तो यहाँ कितना होगा, परास कितना है 50 है, अंतराल कितना है 10 है।
भाग देंगे कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा 5। हाँ कितना होगा 5। चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें टाइम बहुत लग गया। देखिए 2.7, 2.7, 2.7, 2.8, 2.1, 2.4, 3.2, 2.1, 3.1, 2.8, 3.2 का परास क्या होगा? क्या होगा परास, क्या होगा? परास नहीं, परिसर पूछा है इसमें। परिसर, क्या पूछा है? परिसर, परिसर पूछा है। परिसर, परिसर क्या होगा? देखिए परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर होता है उच्चतम मान, मतलब जो संख्या दी है उसमें से जो उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, माइनस निम्नतम मान, यही परिसर होता है। क्या होता है? परिसर। इसमें देखिए उच्चतम मान कौन सा है? इसमें देखिए ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, देखिए एक नहीं है, देखिए ये है 3.2। कौन सा है? 3.2 है। उच्चतम मान कौन सा है? 3.2, 3.2। अब निम्नतम मान देखिए कौन सा है? देखिए 2.1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन एक ही है। न्यूनतम मान क्या है? 2.1, 2.1। इसको घटाइए, इसको घटाइए, बताइए। 2.1, इसको घटाइए, दो में से एक गया, एक, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 में से 2 गया, एक, मतलब 1.1। क्या होगा? 1.1। ऑप्शन नंबर आ 1.1। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई 5 मीटर। अभी देखिए पहला क्वेश्चन की तरह एकदम है, जो आज कराए हैं पहला क्वेश्चन उसी के तरह एकदम है। ऊंचाई 5 मीटर, तो कमरे का आयतन क्या होता है? आयतन बराबर क्या होता है? अभी बताए थे। आयतन बराबर होता है कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, कमरे का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है? 48 है। ऊंचाई कितना है? 5। कितना है? 5। 5 × 8 = 40, 5 × 4 = 24 मीटर क्यू, मीटर क्यू, 240 मीटर क्यू। दूसरा देखिए। 83 नंबर, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है व ऊंचाई 5 r है, तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए। बेलन का, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है बताइए? बेलन का आयतन होता है 1/, बेलन का आयतन होता है πr² क्या होता है? πr² होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। अब देखिए त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर क्या है? r बराबर r है। ऊंचाई मतलब h बराबर क्या है? यहाँ h बराबर 5r है। वक्रपृष्ठ में ज्ञात करना है, इसी पे रख दीजिए। 2 × पाई, r का मान क्या है? r ही है, गुणे h का मान क्या है? 5r है। अब देखिए 5 और 2, 5 दूना 10, 10 पाई है तो पाई लिख दीजिए, पाई में मान दिया है ना, तो पाई में पाई लिख लीजिए। उसका मान नहीं लिखना है तो पाई में सब दिया है। गुणे आर, यहाँ देखिए आर है और यहाँ आर है, आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? r² मतलब 10 πr², 10 πr² वर्ग इकाई।
चलिए दूसरा देखिए। दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा बताइए। बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका मान दिया है, देखिए 9 पाई दिया है, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई दिया है ना। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 9 पाई दिया है। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर बराबर 9 होता है, आर स्क्वायर बराबर इसमें 9 है, तो आर का मान क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए उसके आधार का व्यास, व्यास पूछा है। व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या कितनी है, 3 है, 3 × 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6। क्या होगा, 6 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर होगा। आधार का व्यास क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए। दूसरा है एक घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन क्या होगा बताइए। एक घन का वक्र पृष्ठ, एक घन का पृष्ठ या वक्र पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा। देखिए घन का पृष्ठ होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a² घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। 6a² का मान दिया है 24, 6a² का मान क्या दिया है, 24। तो a², 6 से काटिए, कितना होगा, 6×4 = 24, मतलब a² बराबर हो जाएगा 4। तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। इसमें क्या पूछा है, घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन क्या होता है बताइए। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घाते, भुजा की घाते 3 होता है। क्या होता है, भुजा की घाते 3, मतलब भुजा क्यू। भुजा कितनी है, देखिए a बराबर कितना है, 2 है, तो भुजा का क्यू कर दीजिए। 2 की पावर 3 बराबर 2×2 = 4×2 = 8, कितना हो जाएगा, 8। क्या है, सेंटीमीटर क्यू। क्या है, सेंटीमीटर क्यू, 8 सेंटीमीटर क्यू। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा बताइए, 86 नंबर। 86 नंबर है, एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले की त्रिज्या कितना है, आर बराबर 3.2 सेंटीमीटर, आर बराबर 3.2 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। कितना होता है, 4 पाई r²। अब देखिए r का मान दिया है 3.2, इसी में रख दीजिए। 4 पाई पाई है तो r² का मान क्या है, 3, मतलब 3.2 के स्क्वायर, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 पाई 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बा। दूसरा देखिए, दूसरा है एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर दिया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? मतलब वही पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान पूछा है। व्यास मतलब डी, डी बराबर दिया है 8, तो आर बराबर निकालिए, D/2 होता है ना, मतलब 8/2 क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अभी पूछ, इसके पहले बताए हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान निकाले हैं अभी, आर का मान 4 हो गया, 4 गुड़े पाई है, पाई को ऐसे रख दीजिए, पाई इसमें है, पाई रख दीजिए, आर का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। यहाँ 4 गुड़े पाई गुड़े 4 चौक 16, इसको गुणा करेंगे कितना होगा? 16 चौका 64, 16 चौका 64, पाई है तो पाई लिख दीजिए, 64 पाई। ऑप्शन नंबर सा कितना होगा? 64 पाई। दूसरा देखिए, दूसरा है सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बताइए, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एक जर्मन विद्वान थे जिसका नाम था गाट फ्रायड। क्या नाम था? गाट फ्रायड। उन्हीं ने 1749 में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था। उन्हीं ने 1749 में सांख्यिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्या नाम है? गाट फ्रायड। 1739 में, 1749 में विद्वान जर्मन विद्वान गाट गाट फ्रायड ने, इन्होंने ही सांख्यिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर, समस्त अंकों का योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उन्हें हम मध्य फल कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? मध्य फल। ये कथन किसने कहा था? काइनिज ने कहा था, गिलफोर्ड ने कहा था, गैरेट ने कहा था? बताइए किसने कहा था? बताइए आप लोग, किसने कहा था? बताइए। समस्त अंकों का योगफल उन अंकों की, समस्त अंकों का योगफल उन अंकों के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यमान। ये किसने कहा था? गैरेट ने। किसने कहा था? गैरेट ने कहा था, गैरेट ने। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा नंबर है सांख्यिकी में माध्य दर्शाता है। सांख्यिकी में जो माध्य होता है कैसे दर्शाया जाता है? सिग्मा से दर्शाया जाता है कि स्मॉल एम, कैपिटल एम से दर्शाया जाता है कि स्मॉल एम से दर्शाया है कि स्मॉल एफ से? ये जो है माध्य होता है वो कैपिटल एम से दर्शाया जाता है, कैपिटल एम से। चलिए दूसरा देखिए, माध्य का सूत्र क्या होता है? देखिए सिग्मा है, सब में सिग्मा रहेगा। इसमें सिग्मा एक मत करिए। बताइए माध्य का सूत्र क्या है? माध्य का सूत्र क्या है? माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपान एफ, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा
यफ यक्स अपान सिग्मा यफ यक्स यफ, यही हो माध्य का सूत्र होता है। क्या यही सूत्र होता है। चलिए दूसरा देखिए। देखिए 2, 4, 5, 9, 10 का माध्य मान क्या होगा। माध्य मतलब समांतर माध्य या माध्य मान एक ही होता है। इसका माध्य मान होगा, माध्यमान होगा, इसको जोड़ लीजिए सब और जितना हो उसी से भाग दीजिए, मतलब योगफल बटे संख्या, मतलब 2 + 4 + 5 + 9 + 10 बटे कितनी है, 1 2 3 4 5, मतलब बटे 5। जोड़िए, 4 2 6, 6 5 11, 11 9 20, 20 10 30, 30/5 कितना होगा, काट दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, कितना होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, अच्छा होगा। चलिए आज क्वेश्चन ज़्यादा हैं, हमें समय का भी ध्यान देना पड़ेगा, इसके बाद भी क्लास है अभी। आंकड़ों के विवेचन का अर्थ क्या है बताइए। आंकड़ों के विवेचन का अर्थ क्या है, सारणी है, वर्गीकरण है कि आंकड़े का संक्षेपण है, क्या है। आंकड़ों का संक्षेपण क्या है, सारणी, वर्गीकरण, आंकड़ों का संक्षेपण। देखिए सभी होता है, जो आंकड़ों का विवेचन होता है, सारणी भी होता है, वर्गीकरण भी होता है, आंकड़ों का संक्षेपण भी होता है। चलिए दूसरा देखिए। आंकड़ों के प्रकार हो सकते हैं। आंकड़ों के जो प्रकार होते हैं वो व्यवस्थित भी होते हैं और अव्यवस्थित, दोनों प्रकार के होते हैं। आंकड़ों के जो प्रकार होते हैं वो व्यवस्थित व अव्यवस्थित दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब इसमें सा सही है, क्या सही है, सा। चलिए दूसरा देखिए। 95 नंबर है, 2 5 8 का समांतर माध्य क्या होगा बताइए। 2 5 8 का समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होगा। 2 + 5 + 8, मतलब योगफल बटे संख्या, कितनी संख्या है, 3 है। 5 2 7, 7 8 15, 15/3, 3 1 3, 3 5 15, जो समांतर माध्य होगा कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है 96 है, 30 31 37 30 35 13 30 का बहुलक क्या हो। बहुलक क्या होता है बताइए, आप लोग जानते हैं बहुलक मतलब जो जो मतलब जो इसमें श्रेणी में, जो श्रेणी में बहुत बार आए, मतलब सबसे ज़्यादा बार आए वो इसी बहुलक आते हैं। जैसे इसमें देखिए कौन सी ज़्यादा, मतलब कौन सी संख्या ऐसी जो ज़्यादा बार आया है। देखिए 30 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, मतलब 1 2 3। 96 देखिए एक बार आया है, 31 एक बार आया है, 37 35 एक बार आया है। मतलब जो इसका बहुलक होगा क्या होगा, 30 होगा, क्या होगा, 30 होगा। दूसरा देखिए। दूसरा है 8 12 9 13 15 की माध्यिका क्या होगा। 8 12 9 13 15 की माध्यिका, माध्यिका क्या होता है बताइए आप लोग। माध्यिका बहुलक, माध्य बताए हैं, अब माध्यिका देखिए। माध्यिका जो होती है वो, माध्यिका देती है माध्यिका में होता है जो दिया हो, जो संख्या दिया हो उसको पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। जो संख्या दिया हो उसको पहले हम अवरोही या आरोही क्रम में लिखेंगे। उसके बाद यदि अगर वह सम में है, यदि अगर वह सम में है तो हम n/2वां पद लिखेंगे। अगर सम है, अगर सम में है तो n/2वां पद होगा, और अगर विषम में है,
विषम में है तो n प्लस 1/2 वहाँ पद होगा। उसके बाद इसमें n प्लस 2 प्लस 1 होगा, यहाँ एक रहेगा, n प्लस 2 प्लस 1 होगा। चलिए देखिए, ये देखिए किस में है, 1 2 3 4 5, मतलब ये क्या है, विषम में है। तो विषम में है तो n प्लस 2 पद होगा। पहले इसको हम आरोही आरोही क्रम में लिखेंगे। लिखिए आरोही क्रम में लिखिए इसको। सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी 8 है। उसके बाद क्या है, 9 है। उसके बाद क्या है, 12 है। उसके बाद क्या है, 13 है। उसके बाद क्या है, 15 है। 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 पद है, 5 क्या है, विषम है। तो लिखिए n प्लस 1/2, विषम के लिए यही तो है, 5+1/2, मतलब 5 6/2, मतलब 3, मतलब तीसरा पद। तीसरा तीसरा पद क्या है, देखिए 1 2 3, तीसरा पद क्या है, 12 है। तीसरा पद क्या है, इसका समांतर माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, 12 होगा। दूसरा देखिए, दूसरा है 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 बराबर 15,625 का लघु गणकीय रूप क्या होगा। मतलब इसको लाग के रूप में हम क्या लिखेंगे। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 6 है, और सही है, यहाँ भी 6 लिख लीजिए। क्या बताइए, देखिए 5 की पावर 6 बराबर 15,625, इसका जो लघु गणकीय रूप होगा इसको हम लिखेंगे, ये जो होगा ये नीचे आ जाएगा, मतलब लाग 6 की लाग 6 15,625 की पावर बराबर 5 की पावर 6, बराबर 5 की पावर 6, यहाँ रहेगा 5 की पावर 6, क्या रहेगा, 5 की पावर 6, आ वाला सही है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है x की पावर -6। क्या है, x की पावर -6 भागे x की पावर -7 का मान क्या होगा, बताइए आप लोग। x की पावर 6 माइनस भागे x की पावर 7 का मान क्या होगा। x की पावर 6 भाग का मतलब लिख दीजिए x की पावर -7। अब देखिए यहाँ 7 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से काट दीजिए, कितना हो जाए, इसको हम ऊपर ले जाइए ऊपर, x की पावर-6 गुड़े इसको ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, x की पावर 7 हो जाएगा। देखिए अगर नीचे है भाग के रूप में, अगर नीचे मतलब माइनस है, अगर भाग के रूप में अगर माइनस है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस हम लिख दिए हैं, प्लस लिख दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, x के पावर-6, इधर प्लस है, +7, ये जुड़ जाएगा। तो इसमें से देखिए यहाँ इधर माइनस है, इधर प्लस है, इसको घटा दीजिए, कितना होगा, 7 में से अगर 6 जाएगा कितना होगा, 1 जाएगा, लेकिन 1 होगा, लेकिन प्लस वाला देखिए बड़ा है तो इस यहाँ 1 प्लस होगा। क्या होगा, 1 प्लस, मतलब x की पावर 1, x की पावर 1 मतलब देखिए यही कौन सी है, x की पावर 1, यही होगा x की पावर 1, मतलब x की पावर 1 होगा, x की पावर 1 आ वाला। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा है 100 वाला है, 5x माइनस क्वेश्चन में 3x-a प्लस 5x a का सरलतम रूप क्या है। देखिए 5x-3x-a प्लस 5x a, इसका सरलतम रूप क्या हो गया, इसको सरल करिए, 5x हो जाएगा, देखिए माइनस का गुणा इसमें होगा
क्या होगा, -3 x होगा। इधर माइनस है तो इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस, 5 5 x हो जाएगा, माइनस माइनस 5 x हो जाएगा, प्लस 5 x होगा। कितना होगा बताइए, 5 x प्लस 5 x होगा। उसके बाद देखिए 5 x है, 5 यहीं सही है। बताइए क्या होगा, यहाँ 5 में से 3 गया, कितना होगा, 2 x होगा, प्लस 5 x है, 5 x है, कितना होगा, प्लस 10 x होगा। अब इसको 2 कॉमन ले लीजिए, 2 x, 2 x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 2 x है, तो यहाँ कितना बचेगा, x मतलब 1 बचेगा, प्लस यहाँ 2 बचे 10 x, मतलब कॉमन ले लिए, x बाहर निकल जाएगा तो यहाँ a रहेगा। कितना रहेगा, 2 x, क्वेश्चन में 1 + a, ऑप्शन कोई नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 2 x कोष्टक में 1 + 5a, यही उत्तर होगा। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन की कोनों की संख्या क्या होगी। देखिए अगर कोई भी घन हो, अगर उसकी मतलब चाहे जो घन हो, उसके न कोरों की संख्या बदलेगी, न उसकी सतह बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगी, न उसकी सतह बदलेगी, न कोनों की संख्या बदलेगी, न भुजा बदलेगी, मतलब वही रहेगी। कोनों की संख्या कितनी रहेगी बताइए आप लोग। अगर घन का कोर 4 सेंटीमीटर है तो उस घन के कोनों की संख्या कितनी होगी, कुछ नहीं बदलेगा, अगर चाहे जितना भी कोना हो जाए। कितना होगा, 12 होगा, कितना होगा, 12। कोनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, कितनी होगी, 8 होगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है कोण या कोर, जिसे कोर या कोण कहते हैं। कितनी होगी, 8 होगी। देखिए 102 वाला है, 15 कोष्टक में -3 है, -3 कोष्टक बंद, -45 है, प्लस 47 का मान क्या होगा। देखिए इसको हल करिए, 15 -3a -3 -45a प्लस 47 का मान क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, 15 तियाँ 45a, इसमें गुणा करेंगे -15 तियाँ 45 -45a प्लस 47। देखिए 45 से कट जाएगा, यहाँ -45 और प्लस 47 है, प्लस 47 में से -45 जाएगा, कितना होगा, 2 होगा। लेकिन 2 प्लस में होगा कि माइनस में होगा बताइए आप लोग, प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 47 बड़ा है, इसके आगे प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्या होगा, 2, ऑप्शन नंबर द, क्या होगा, 2 होगा। बस आज यहीं तक, उसके बाद इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कल फिर आपसे मिलेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।